हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आफरीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू मेक नोट्स। अब नोट्स बनाना हर एक स्टूडेंट के लिए एक टीडियस टास्क रहा है। नोट्स बनाने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है और आज मैं आपको उसी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपको आपके नोट्स मेकिंग में हेल्पफुल रहे। अब नो मैटर आप किसी भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहला पॉइंट आप करते हो कि आप नोट्स बनाते हो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए या फिर उस एग्ज़ाम के लिए, यानी सेशनल हो गई या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गई, सारे एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए आप नोट्स बनाते हो। नोट्स मेकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स बताने के पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब नोट्स बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको वो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है, यानी जब आप किसी भी कंसेप्ट के ऊपर नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ आता है और समझ आने की वजह से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग। इसके बाद जो वोकैबुलरी होती है आपकी वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब में कुछ ऐसे एडवांसमेंट होते हैं, उन सब में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम इजी वे में यूज़ नहीं करते अपने डेली लाइफ में, बट वहाँ पे उसके अच्छे मीनिंग की वजह से वो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो वोकैबुलरी भी आपकी इम्प्रूव होती है नोट्स मेकिंग के बाद। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है नोट्स का, कि नोट्स आप बनाने के बाद उसको ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हो, यानी आप आपके खुद के नोट्स से रिवाइज़ कर देंगे तो आपको कोई अलग बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो आप ईज़िली उन नोट्स को रिवाइज़ कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो नोट्स बनाने के बाद आपको हो सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें एक फैंसी स्टेशनरी चाहिए या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, यानी हाइलाइटर चाहिए या बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये जो नोट्स मेकिंग का प्रोसेस है वो आप आपके खुद के लिए कर रहे हो, यानी आप जो नोट्स बना रहे हो वो आपके सेल्फ नोट्स है और आप ही उन नोट्स से रिवाइज़ करने वाले हो। तो सबसे सिंपल, यानी नोट्स मेकिंग के लिए सिर्फ आपको एक सिंपल बुक, जो भी बुक आपके पास हो, प्लेन अच्छी बुक, और एक सिंपल पेन, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके भी आप आपके खुद के लिए अच्छे से नोट्स बना सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपको स्टिकी नोट्स चाहिए, हाइलाइटर चाहिए, कलरफुल पेन्स चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सब एडवांसमेंट है। अगर आपको डिज़ाइनर नोट्स बनाने हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल बुक एंड सिंपल पेन के साथ भी अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो कभी भी किसी भी फैंसी स्टेशनरी इसके ट्रैप में बिल्कुल भी मत पड़ना। आप इजीली अच्छे से नोट्स बना सकते हैं सिंपल पेन एंड पेपर यूज़ करके भी। तो ये तो बात हो गई कि आपको बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और आपको क्या ज़रूरतें पड़ती है नोट्स बनाने के लिए, यानी एक सिंपल बुक एंड आपका पेन। तो अब हम बात करते हैं नोट्स बनाने के स्टेप कैसे होनी चाहिए आपके लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है न्यू कोर्स में एनरोल होते हैं, तो अक्सर हमें पता नहीं होता कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है और ये सब्जेक्ट को कैसे हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। तो इसके लिए हमको बहुत सारे बुक्स रेफ़र करते हैं अपने टीचर्स। आई एम श्योर आपके भी जो भी कोर्स में आप पढ़ रहे होंगे उसमें आपके रेफरेंस बुक ज़रूर होंगे और टेक्स्ट बुक्स भी होंगे। तो आप भी बहुत सारे बुक्स रेफ़र करते होंगे किसी एक सब्जेक्ट एंड टॉपिक के लिए। तो सबसे पहला फ़ियर तो यही होता है, नोट मेकिंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि हम बुक लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ियर भी यही है कि हम वो बुक को देख के बहुत डर जाते हैं कि ये बुक में इतना सारा कंटेंट है, क्या ये सारा कंटेंट हमें अंडरस्टैंड होगा या नहीं। तो ये फ़ियर ऑफ द बुक जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है नोट मेकिंग के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप बुक्स, यानी डोंट फियर बाय द बुक। बुक को देख के फियर मत कीजिए, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये कैसे करना है, यानी डोंट फियर बाय द बुक, ये स्टेप आपको कैसे फॉलो करना चाहिए, अब मैं उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, यानी जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप नोट्स बनाना चाहते हैं एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले आप बुक ले लीजिए, फिर एक टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये जो टॉपिक होता है आपने जो सेलेक्ट किया है
उसको आपके जो सिलेबस कॉपी है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि उस बुक में वो पूरा टॉपिक है या नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक पार्ट नहीं है उस बुक में उस टॉपिक का सिलेबस कॉपी के अकॉर्डिंग, तो आप कोई और बुक रेफ़र कर सकते हैं उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। यानी एक चैप्टर में वो एक टॉपिक नहीं है उस सिलेबस कॉपी के अकॉर्डिंग उस रेफरेंस बुक में या फिर उस टेक्स्ट बुक में, तो आप कोई और बुक रेफ़र कर सकते हैं उसी एक छोटे से टॉपिक के लिए। अगर आपको एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल जाता है उस चैप्टर का तो बेस्ट है। तो जैसे ही आप एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी आप एक चैप्टर सिलेक्ट कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, आपने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, यानी एक चैप्टर सिलेक्ट कर लिया, तो सबसे पहला तो आपने उसको आपके सिलेबस कॉपी से कंपेयर किया। इसके बाद आप देखिए कि वो चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू से मेरा मतलब है कि आप देखिए कि वो चैप्टर के हेडिंग्स क्या क्या है, यानी वो चैप्टर में क्या क्या कंटेंट इंक्लूड किया गया है और वो कंटेंट कितना है। सारे कंटेंट, सारे हेडिंग्स का ओवरव्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन से कंटेंट से मोस्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। अब जब भी आप लेक्चर्स में होते हैं आपके टीचर्स आई एम श्योर आपको बताते होंगे कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कीजिए। तो इसीलिए आपको भी वो टॉपिक्स को अच्छे से करना चाहिए। जो भी टीचर्स आपके बता रहे हैं कि ये टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो वो टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना चाहिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली बाकी के टॉपिक्स भी आप कर सकते हैं। तो जब आप एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे चैप्टर का तो आपको समझ आ जाता है कि इस चैप्टर में ये कंटेंट दिया गया है और आपको ये चीज़ें सीखने मिलेगी ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। अब आपने जब ओवरव्यू कर लिया, यानी सारे हेडिंग्स को अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि ये पार्ट का जो है, यानी इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद मेन कंटेंट हो गया, फिर जो सेकंड मेन कंटेंट है वो हो गया। सपोज़ हम मान लीजिए इंट्रोडक्शन में हमें एडवांटेजेस दिए गए हैं, डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं, एप्लीकेशंस दिए गए हैं, तो वो एक पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिए गए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग किसी चीज़ के बारे में, तो वो दूसरा पार्ट हो गया। तो इस तरह से आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब पार्ट्स में डिवाइड करने का फ़ायदा क्या है? पार्ट्स में डिवाइड करने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उस सब्जेक्ट की ईजीली। यानी आप एक छोटे से पार्ट को जब कंप्लीट कर लेते हैं तब आप हरी नहीं करते, बिकॉज आपने पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आपको पता है कि पार्ट्स में आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर ही लेंगे। तो इसके लिए आप हरी नहीं करते हैं और एक छोटे से पार्ट को कंप्लीट करने के बाद भी आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है। तो आप ज़रूर पार्ट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंडिंग करने का ट्राई कीजिए उन कंसेप्ट्स को, उन सब्जेक्ट्स को, उस टॉपिक को। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप अकॉर्डिंगली छोटे छोटे नोट्स बनाइए उस चीज़ के बारे में। अब नोट्स मेकिंग के बहुत सारे प्रोसीजर है। आप एक बुलेट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसके रिगार्डिंग मैं आने वाले टाइम पे ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी कि आपको कैसे नोट डाउन करना चाहिए नोट्स। तो इस वीडियो में आज मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे रही हूँ कि आप खुद के सेल्फ नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें वो बुक में जो कंसेप्ट लिखा है समझ नहीं आता। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, होती है, सबके साथ होती है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी आप क्या कर सकते हैं। आप YouTube पे वो टॉपिक सर्च कर सकते हैं और YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। तो आपको अगर लकीली आपके टॉपिक के रिगार्डिंग कोई वीडियो मिल जाता है तो आप उसको यूज़ करके आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरा स्टेप फॉलो कर सकते हैं कि आप लेक्चर्स जब होते हैं आपके, उसमें अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा सा ब्रीफ में रनिंग नोट्स निकाल सकते हैं जो आपको हेल्प कर सके आपके इन डिटेल नोट्स निकालने में। ये जो है बहुत इफ़ेक्टिव वे है नोट्स मेकिंग का। यानी आपको अगर आप ये वे यूज़ कर सकते हैं तो आपको ईजिली कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाता है। इसके बाद अगर अब हम और बात करें तो आप ग्रुप स्टडी या ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नोट्स बना देते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, यानी कोई भी सब्जेक्ट पे जब आप नोट्स बना देते हैं तो जब आप आपके ग्रुप सर्कल में उस चीज़ से डिस्कशन करते हैं, यानी उस नोट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है। और हो सकता है आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो आपका जो फ्रेंड है उन्होंने वो पॉइंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया हो, तो आपका भी पॉइंट क्लियर हो जाता है और अब आपके फ्रेंड का भी रिवीजन हो जाता है।
तो इसके अकॉर्डिंग दोनों तरह से आपका बेनिफिट है। तो इसीलिए आप ग्रुप डिस्कशन का मेथड भी फॉलो कर सकते हैं नोट मेकिंग के बाद, जो हम रिविजन के वे में भी यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि नोट्स हम कौन सी लैंग्वेज में बनाएं। अब अक्सर ऐसा होता है कि जो हायर स्टडीज़ है वो इंग्लिश में होती हैं, और जो पेपर्स आपको लिखने हैं वो भी मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखने हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में ही नोट्स बनाने का ट्राई कीजिए, बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होंगी और आपको वो चीज़ें यानी जो रेफरेंस बुक में या फिर जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है वो एक्चुअली चीज़ें समझ आ जाएगी। इसके बाद आप को अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अंडरस्टैंडिंग में, तो आप मीनिंग्स यानी गूगल्स पे हर चीज़ के मीनिंग दिए गए हैं लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो उस सेंटेंस के, उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग होते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सके अंडरस्टैंडिंग करने में। यानी जब भी आप आपके नोट्स ओवर थ्रू करेंगे तब आपको वो सब्जेक्ट यानी वो मीनिंग और वो टॉपिक और वो सेंटेंस अच्छे से समझ आ जाए। तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। यानी लैंग्वेज के लिए कोई आप बैरियर मत रखिए। लैंग्वेज आपको अगर दूसरे लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कंफर्ट है नोट्स बनाने में, तो आप वो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं नोट्स मेकिंग के लिए। अब आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नोट्स जो होते हैं वो आप पैराग्राफ में मत बनाइए, क्योंकि बुक्स में ऑलरेडी पैराग्राफ में चीज़ें दी जाती हैं, तो पैराग्राफ देख के हमको वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो मोस्टली बुलेट पॉइंट्स यूज़ करना या कोई फ्लो चार्ट का फॉर्मेट यूज़ करना, एग्जाम्पल्स का फॉर्मेट यूज़ करना, क्योंकि पैराग्राफ कैसा होता है, लेंदी होता है, तो हम उसको पढ़ना अक्सर अवॉइड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आपके बनाए हुए नोट्स दोबारा पढ़ें, तो आप उसी वे में यानी उसी फॉर्मेट में नोट्स बनाइए जो आपको पसंद हो। बिकॉज अगर आप पैराग्राफ में नोट्स बनाएंगे तो हो सकता है कभी कभी आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो उसको रीड करने में, उसको समझने में, जबकि जब आप पॉइंट्स में बनाते हैं तब आपको वो ईजी चला जाता है, अंडरस्टैंडिंग में भी, पढ़ने में भी और समझने में भी। तो आप ये पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें होती है जो एज इट इज़ होती है, यानी डेफिनेशंस हो गई या फिर एग्जाम्पल्स हो गया किसी चीज़ के बारे में। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि डेफिनेशन को एज इट इज़ समझने का, यानी एज इट इज़, क्योंकि उसका डेफिनेशन है तो वो जो लाइन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो हमें सेम टू सेम रखना होगा किसी भी चीज़ के लिए। और एग्जाम्पल को आप अंडरस्टैंडिंग करके आपके ओन वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एज इट इज़ वाली चीज़ें हैं उसे आप एज इट इज़ रखने का ट्राई कीजिए आपके नोट्स में भी, जैसे कि डेफिनेशंस, वैल्यूज़ हो गए, जो भी वैल्यूज़ है वो भी आपको एज इट इज़ एक्यूरेट वैल्यू लिखनी चाहिए, जिससे आपका आंसर में एक्यूरेसी भी बढ़ सके। इसके बाद अब मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बुकिश से ज़्यादा डिजिटल वे में नोट्स बनाना पसंद होता है, तो आप वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वेल इक्विपमेंट अवेलेबल है तो आप वो चीज़ यानी डिजिटल नोट मेकिंग का फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको एग्ज़ाम पेन पेपर वे में लिखनी है तो आप मोस्टली अगर पेन पेपर यूज़ करके नोट्स बनाने का ट्राई करेंगे तो उससे आपकी राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज़ होंगी, और जब आप किसी चीज़ को हाथ से लिखते हैं तब आपका कंसेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होता है उस चीज़ के बारे में। तो आप दोनों चीज़ें ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ रही है। और इस तरह से जो भी नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे उसको कंपलसरी वे में मेमोराइज़ करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, उस चीज़ को मेमोराइज़ नहीं करेंगे रिपीटेडली, तो वो कंसेप्ट हम अक्सर भूल जाते हैं। और ये सभी स्टूडेंट के साथ सेम लॉजिकली होता है। सभी स्टूडेंट अगर रिवाइज़ करेंगे उस चीज़ को, उस नोट्स को, तो हम अक्सर वो कंसेप्ट ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। तो इसीलिए रिविजन इज़ मस्ट आफ्टर नोट मेकिंग। यानी जितना हो सके अगर आप रिवाइज़ करते हैं उन कंसेप्ट को, उन चीज़ों को, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपके नोट मेकिंग के प्रोसेस में। अब सबसे आखिर में मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि डोंट बी प्रिटी बट बी कंसेप्चुअल। इसका मतलब ये है कि आप एक फैंसी और प्रिटी नोट्स बनाने के पीछे ना पड़े, उससे बेटर कि आप कितने कंसेप्ट और कितने इन डेप्थ नोट बना रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास डिटेल नोट्स होंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे किसी और चीज़ को, किसी और बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी सिवाय आपके नोट्स के। तो इसीलिए अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ स्टडी विथ मी व्लॉग के लिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए।
एंड लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।